गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हम, जिसका नाम है कैपेसिटर। और कैपेसिटर में जो आज का टॉपिक है उसमें हम दो तीन चीज़ें कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि कैपेसिटर क्या होता है, कैसी उसकी कंस्ट्रक्शन होगी, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या चीज़ है जिसको धारिता कहा जाता है, और ये जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है किन किन बातों के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा मेन, कैपेसिटर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कैपेसिटर कि कैपेसिटर होता क्या है। अगर तो आपने बाहर से डायग्राम के तौर पर अगर देखा जाए तो ये कैपेसिटर का डायग्राम बनाया हुआ है। इस प्रकार से आपको जनरली एक कैपेसिटर नज़र आता है। यहाँ पर अगर बात करें कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर क्या है, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, अगर हम दो कंडक्टिंग प्लेट्स का मतलब दो ऐसी प्लेट्स जो चालक पदार्थ की बनी हुई होती हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स को पास पास रखकर अगर उनके बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल पास पास रखकर दोनों के बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भर दिया जाए, इस इंसुलेटिंग मटेरियल को डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कहा जाएगा। दोनों के बीच में भर दिया जाए ताकि वो एक दूसरे को फिजिकली संपर्क में ना आ सकें, टच ना कर सकें। और इस दोनों चीज़ों को कनेक्टिंग प्लेट्स और उनके बीच में जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है डालकर किसी एक कंटेनर के अंदर अगर फिट कर दिया जाए तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगी वो एक कैपेसिटर बन जाएगा। अगर कैपेसिटर की बात करें, जो हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसके जो मेन तीन कंपोनेंट आपको पहले बताए थे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के मेन तीन पैसिव कंपोनेंट हुआ करते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो कैपेसिटर उन्हीं तीनों में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार कैपेसिटर हमारा एक एनर्जी स्टोर डिवाइस है जिसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स को हम एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा अलग अलग सेपरेट करके इंसुलेट करके और एक कंटेनर में फिट कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये कैपेसिटर बन जाता है। यहाँ पर डायग्राम में ये वो एक कंटेनर दिखाया हुआ है मैंने बाहर से, ये कंटेनर है। कंटेनर के अंदर ये डॉटेड लाइन से दिखाया, ये एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। और ये दो वो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जो किसी भी चालक पदार्थ की बनी हुई होती हैं। तो ये हमारा है कैपेसिटर। अगर सर्किट में इसके सिंबल की बात करें, इसको हम इस प्रकार से सिंबल के द्वारा दर्शा सकते हैं, दो प्लेट्स और ये कनेक्शन, और इसको सी से दर्शाते हैं। और सिंबल ये भी हो सकता है एक लाइन सीधी, एक थोड़ी सी कर्व लाइन होगी, तो ये भी सिंबल कैपेसिटर का ही है। आप दोनों में से कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें दोनों प्लेट्स क्या नाम होगा इनका, जब तक हम इसको किसी भी प्रकार की सप्लाई से ना जोड़ें तब तक ये हमारी केवल प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 है। इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब तक हमारा एक कैपेसिटर बिना किसी सर्किट में जुड़ा हुआ है तब तक हमारे लिए कैपेसिटर है। और ये दो सिर्फ हमारी कंडक्टिंग प्लेट्स हैं नॉर्मली। अब बात करते हैं इसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल कि जो हमारा कैपेसिटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्या काम करता है और ये कैसे काम करता है। अगर मैं बात करूं कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर को यदि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जोड़ दें तो क्या होगा, पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर लिया है, सिंबल के द्वारा दर्शाया, ये इसकी प्लेट्स हैं। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अभी मैंने इसका स्विच ऑन नहीं किया है तो सिर्फ ये कंडक्टिंग प्लेट्स है और इन दोनों के बीच में ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल मैंने डाला हुआ है। ये कैपेसिटर है हमारा। इस कैपेसिटर को एक स्विच और एक बैटरी के द्वारा मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया है। जब तक स्विच ऑफ रहेगा तो ये नॉर्मल दोनों प्लेट्स, दो कंडक्टिंग प्लेट्स रहेंगी। मैं इनको प्लेट 1 और प्लेट 2 बोल सकता हूँ। इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। इस प्रकार से मैंने इसको बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है और जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है जो इस एक प्लेट से जुड़ा होगा, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल जिस प्लेट से जुड़ा होगा उस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल जिस प्लेट से जुड़ा होगा
उस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब बात मैंने कही है कि इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा का मतलब क्या है, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला हुआ है, इंसुलेटिंग मटेरियल, उसका मतलब क्या है कि चार्ज इन दोनों को क्रॉस नहीं कर पाएगा। मैंने पहले कंस्ट्रक्शन में बताया है कि कंस्ट्रक्शन में दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं ताकि वो फिजिकली टच ना हो सकें, वो एक दूसरे से मिल ना सकें। तो यहाँ पर वही काम है, जैसे ये चार्ज यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा, बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है। जो नेगेटिव चार्ज है इसको इस तरफ क्रॉस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसा करते करते ये दोनों प्लेट्स पे चार्ज इकट्ठा शुरू होना हो जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसका नाम आ जाएगा पॉजिटिव प्लेट। क्योंकि जब तक सप्लाई से नहीं जुड़ा था दोनों प्लेट नॉर्मल थी, प्लेट 1 प्लेट 2, लेकिन सप्लाई जोड़ने के बाद जिस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ये बन जाएगी पॉजिटिव प्लेट। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ी हुई है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा शुरू होना हो जाएगा और इसका नाम डाल देंगे हम नेगेटिव प्लेट। अब बात ये है कि ये चार्ज कब तक इकट्ठा होता रहेगा। ये चार्ज तब तक इस पे इकट्ठा होता रहेगा जब तक इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स मैंने लगाया है, ईएमएफ सोर्स लगाया है, इसके बराबर ना हो जाए, तब तक ये चार्ज इकट्ठा होता रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक बैटरी 9 वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई है और इसको कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया है, तो ये जो चार्ज ये तब तक चलता रहेगा इसमें जब तक यहाँ पर इन दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट ना हो जाए। जैसे ही यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी है और ये चार्ज होते होते यहाँ पर 9 वोल्ट का चार्ज इकट्ठा हो गया, तो ये हमारा चार्ज कैपेसिटर कहलाता है और इसकी फर्दर चार्जिंग रुक जाती है और इस टाइम को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने लगता है और ये चार्जिंग कब तक चलेगी, जब तक इन दोनों प्लेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें अप्लाइड वोल्टेज, जो भी वोल्टेज की बैटरी लगाई है उसके बराबर न हो जाए। मान लीजिए मैंने 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है, स्टार्टिंग में चार्ज इकट्ठा शुरू होना होगा 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4, जब तक ये 9 वोल्ट ना हो जाए तब तक ये चार्ज होता रहेगा और जब इसमें 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इसकी चार्जिंग रुक जाएगी। अब ये फुली स्टोर्ड कैपेसिटर कहलाएगा और ये जो चार्ज होने का टाइम है इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर का चार्ज होना। अब बात ये है कि चार्ज इकट्ठा होगा, वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलता है कि ये जो चार्ज है, वर्किंग प्रिंसिपल से क्या पता चलेगा कि इन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो किस बात के ऊपर निर्भर करेगा, जो वोल्टेज हमने यहाँ पर दिया है उसके ऊपर निर्भर करता है। कि हमने अगर यहाँ 9 वोल्ट दिया है तो इसके ऊपर चार्ज भी 9 वोल्ट आएगा। अगर मैंने बैटरी 12 वोल्ट की लगाई है तो इसके ऊपर चार्ज भी 12 वोल्ट आएगा। अगर मैंने बैटरी 24 वोल्ट की लगाई है तो इसके ऊपर वोल्टेज भी, चार्ज भी 24 वोल्ट का ही आएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे कैपेसिटर का जो चार्ज है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या जो वोल्टेज हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज भी बढ़ेगा। अगर वोल्टेज को मैं कम कर दूंगा तो यहाँ चार्ज भी कम हो जाएगा। यहाँ पर अगर चार्ज को मैं Q से दिखाता हूँ और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को V से दर्शाता हूँ तो ये रिलेशन मेरा बन जाएगा Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि एक कैपेसिटर के ऊपर इकट्ठा होने वाला चार्ज उस कैपेसिटर को दिए गए वोल्टेज के समानुपाती होगा। अगर मैं इसको और सोल्व करूँ Q इज इक्वल टू CV, यहाँ पर C क्या है, यहाँ पर C एक मैंने कांस्टेंट लिया हुआ है, वो क्या होगा, इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। और ये कैपेसिटेंस क्या होगा इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सोल्व करूँ Q इज इक्वल टू CV। C एक कांस्टेंट होता है कैपेसिटेंस जिसको हम कैपेसिटर की कैपेसिटी कहा जाता है। और अगर यहाँ से C की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा। C इज इक्वल टू Q बटे V इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये तो था हमारा किसी भी कैपेसिटर के चार्ज, वोल्टेज और उसका कैपेसिटेंस का एक फार्मूला। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं
कोई भी तीनों में से दो चीज़ दी हुई है, तीसरी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सी क्या है, कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर की अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात ये है कि ये जो कैपेसिटेंस सी मैंने लिखा, एक्चुअल में कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, होता क्या है कैपेसिटेंस, और किस यूनिट में इसको मापा जाएगा। कैपेसिटर से जुड़ा है कैपेसिटेंस, जिसको मैंने अभी यहाँ पर निकाला है। कैपेसिटेंस का मतलब होता है धारिता, हिंदी में इसको कहा जाएगा। और क्या होता है ये, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पर ही वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि कैपेसिटर अपने ऊपर एक चार्ज इकट्ठा कर लेता है। तो किसी भी कैपेसिटर की अपने अंदर चार्ज इकट्ठा करने की क्षमता को उसका कैपेसिटेंस कहते हैं। एक कैपेसिटर का मान लीजिए वैल्यू एक कैपेसिटेंस है, तो इसका मतलब क्या, वो एक चार्ज इकट्ठा करता है। अगर किसी के ऊपर 10 लिखा हुआ है उसकी धारिता, तो इसका मतलब वो 10 इकट्ठा कर सकता है। तो किसी भी कैपेसिटर के चार्ज इकट्ठा करने की क्षमता को उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहा जाता है। कैपेसिटी से बना है कैपेसिटेंस, कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर करने की जो उसकी क्षमता होती है उसको उसका कैपेसिटेंस कहा जाता है। इसको सी के द्वारा दर्शाएंगे हम। किसी भी कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस को हम अक्सर सी के द्वारा दर्शाएंगे, और यही से इसका फार्मूला है C=Q/V। और Q का मतलब होता है चार्ज जो इसके ऊपर इकट्ठा हुआ है, और V का मतलब होता है जो हमने अप्लाइड वोल्टेज इसको दिया है। तो C=QV, C का मतलब कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर के चार्ज इकट्ठा करने की क्षमता उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। अगर बात करें यूनिट की अगर बात करें तो कैपेसिटेंस को हम फैरड में मापते हैं। एक कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो फैरड में मापते हैं हम, लेकिन फैरड एक बड़ी यूनिट है। आमतौर पर हम छोटी यूनिट की बात करते हैं कैपेसिटर के केस में, ये तो एक स्टैंडर्ड बड़ी यूनिट है। आप मार्केट में भी अगर कैपेसिटर लेने जाओगे या देखोगे तो हम छोटी यूनिट में बात करते हैं, वो होती है माइक्रोफैरड, फैरड से छोटी है, और सबसे छोटी है पिकोफैरड। ये फैरड है, ये माइक्रोफैरड है, और ये पिकोफैरड है। सबसे बड़ी इकाई फैरड जिसको एफ से दर्शाते हैं, उससे छोटी है माइक्रोफैरड जिसको इस सिंबल से दिखाएंगे, और उससे छोटी है पिकोफैरड PF। तो ये इकाइयाँ हैं। अब इन इकाइयों का संबंध क्या है आपस में, मैंने बताया कि जो फैरड होता है वो सबसे बड़ी है। तो अगर एक फैरड की बात करें हम, एक फैरड और माइक्रोफैरड का रिलेशन देखें, एक फैरड में होते हैं 10⁻⁶ माइक्रोफैरड, और अगर पिकोफैरड की बात करें, एक फैरड में होता है 10⁻12 पिकोफैरड। ये इसकी कैपेसिटेंस की यूनिट है कि कैपेसिटर की धारिता को हम किस इकाई में मापते हैं। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, धारिता, उसको हम फैरड में मापते हैं। फैरड बड़ी इकाई होती है, जबकि आम हम छोटी इकाई का इस्तेमाल करते हैं। छोटी इकाई दो होती है, माइक्रोफैरड और पिकोफैरड, और तीनों में रिलेशन क्या है कि एक फैरड में 10⁻⁶ माइक्रोफैरड होते हैं, और उससे छोटी होगी तो वैल्यू भी हो जाएगी, तो एक फैरड में 10⁻12 पिकोफैरड होते हैं। अब अगर बात करें ये जो कैपेसिटेंस है, मैंने अभी बताया कि कैपेसिटेंस क्या है, किसी भी कैपेसिटर के अंदर चार्ज इकट्ठा करने की क्षमता उसकी कैपेसिटेंस होती है। अब ये जो कैपेसिटर का जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, ये 3 बातों के ऊपर निर्भर करता है मुख्य तौर पर, और वो कौन कौन सी है। एरिया ऑफ प्लेट्स, मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटें कैसी हैं। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, कि दोनों प्लेटों के बीच का हमने गैप कितना रखा है। और तीसरा है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसको नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी, मीडियम भी बोल सकते हैं, कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किया है वो क्या है, कैसा है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि कितना कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर का हो सकता है, मतलब एक कैपेसिटर कितना चार्ज अपने अंदर इकट्ठा कर सकता है। वो 3 बातों के ऊपर निर्भर करता है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, और प्लेटों के बीच की दूरी, और जो हमने इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस्तेमाल किया है उसकी नेचर क्या है। अगर उन तीनों फैक्टर्स को एक फार्मूले के द्वारा दर्शाया जाए तो ये होता है कि जो C है हमारा कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो तीनों इन फैक्टर पर निर्भर करती है। यहाँ पर ये है
एक सिंबल है ये, इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी बोलते हैं। ए है एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेटों का क्षेत्रफल, और डी होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो अगर इस फार्मूले से देखें हम तो रिलेशन साफ पता चलता है कि जो किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, सबसे पहला है एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेटों के क्षेत्रफल के सीधे अनुपात में होता है, समानुपात में। मतलब अगर प्लेटों का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर प्लेटें हमारी चौड़ी ज़्यादा हैं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा। चौड़ी ज़्यादा होगी इसका मतलब उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो वो कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज भी ज़्यादा इकट्ठा कर सकता है। अगर प्लेटें कम चौड़ाई की हैं तो इसका मतलब उनका क्षेत्रफल कम है, तो वो चार्ज भी अपने अंदर कम इकट्ठा कर सकती हैं। तो प्लेटों के क्षेत्रफल के सीधे अनुपाती होती है हमारा कैपेसिटेंस। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, यहाँ पर सी और डी के बीच में इन्वर्स प्रोपोर्शन है, उल्टा अनुपात है। इसका मतलब क्या है, अगर प्लेटों के बीच की दूरी को हम ज़्यादा कर देंगे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को ज़्यादा कर देंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। मतलब अगर प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ा देंगे तो उस कैपेसिटर की चार्ज इकट्ठा करने की क्षमता कम हो जाएगी। अगर उसी दूरी को हम कम कर देंगे तो कैपेसिटर में जो चार्ज इकट्ठा करने की क्षमता बढ़ जाएगी। दूरी जितनी ज़्यादा होगी कैपेसिटी उतनी कम होगी, और दूरी जितनी कम होगी दोनों प्लेटों में कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पहला है प्लेट्स के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधे अनुपात में है, और प्लेटों के जो बीच की दूरी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विलोम अनुपात उल्टे अनुपात में है। अब तीसरा परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी या नेचर का मतलब क्या है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल हमने डाला है दोनों प्लेटों के बीच में वो क्या है, वो कैसी नेचर का है, वो कौन सा इस्तेमाल किया है हमने। क्योंकि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है, किसी की क्षमता कम होती है, किसी की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमने मटेरियल क्या इस्तेमाल किया है। क्या हमने इम्प्रेग्नेटेड पेपर इस्तेमाल किया है, हमने सिल्क इस्तेमाल किया है, हमने कॉटन इस्तेमाल किया है, हमने माइका इस्तेमाल किया है, या हमने एस्बेस्टोस इस्तेमाल किया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। तो हर एक मटेरियल की चार्ज इकट्ठा करने की या चार्ज को सहने की क्षमता अलग अलग होती है। तो इसलिए परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर निर्भर करता है कैपेसिटेंस, और यहीं से बनता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और इसका अपोजिट होता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यहां से दो चीजें बनती हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहा जाएगा, तो ये वही डाइलेक्ट्रिक शब्द है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। ताकत का मतलब क्या है, जब हम इसको चार्ज को इकट्ठा करते हैं, जैसे इस चार्ज कैपेसिटर को हम सर्किट में लगाते हैं तो चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ये चार्ज स्टोर करने के लिए जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो कितने प्रेशर को सहन कर सकता है, कितने चार्ज को आसानी से बिना खराब हुए, बिना पंक्चर हुए सहन कर सकता है, वो होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बिना रप्चर, बिना खराब हुए वोल्टेज को या चार्ज को सहने की क्षमता डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है, और इसको हम मापते हैं किलो वोल्ट पर मीटर में। किलो वोल्ट पर मीटर में मापी जाती है कि डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल हमने है उसकी कितनी कैपेसिटी है चार्ज को सहने की बिना खराब हुए। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इसी से संबंधित है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब वही है और ब्रेकडाउन का मतलब खराब हो जाना। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ इस्तेमाल किया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर है, मान लीजिए ये, इसकी एक निश्चित क्षमता है। अब जैसे ही मैं इसको सर्किट में लगाता हूँ कैपेसिटर को, तो दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको चार्ज करता रहूँ तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की एक अपनी स्ट्रेंथ है कि ये यहाँ तक इसको सहन कर सकता है। जितनी उसकी क्षमता है सहन करने की वो तो हो जाती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
अब अगर उस क्षमता से, उस लिमिट से ज़्यादा अगर मैं इसको चार्ज करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो फट जाएगा, वो पंक्चर हो जाएगा और ये दोनों प्लेटें शॉर्ट हो जाएंगी। तो एक फ्लैश निकलती है, चिंगारी निकलती है। तो उस चार्ज को, उस लिमिट को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ऐसा वोल्टेज जिसके ऊपर जाकर हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम खराब हो जाता है, पंक्चर हो जाता है, वो कहलाता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्योंकि हर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की अपनी एक कैपेसिटी है कि वो कितने चार्ज को सहन कर सकता है। जितना वो सहन कर सकता है वो उसकी स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसको किलोवोल्ट पर मीटर में हम बयान करेंगे। और उस लिमिट से ज़्यादा अगर उसको ओवर चार्ज कर दें तो वो डाइलेक्ट्रिक हमारा ख़राब हो जाएगा, कैपेसिटर फट जाएगा और ये दोनों प्लेट्स शॉर्ट हो जाएंगी। क्योंकि अब इसकी वैल्यू नहीं रहेगी तो ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इसमें। और उस स्टेज को कहा जाएगा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक जो हमारा ब्रेकडाउन हो चुका है, ख़राब हो चुका हो। तो इस प्रकार जो आज का हमारा टॉपिक था कैपेसिटर, कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन, कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल, कैपेसिटेंस क्या होता है, किस इकाई में उसको मापते हैं, और ये जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो किन किन बातों के ऊपर निर्भर करेगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। थैंक यू।